हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, विशेषकर किसी ईसाई, भी मुसलमान पारसी को समेत चिंता करने की सभी जरूरत माइनॉरिटी नहीं को है। ये मैं यहाँ पर स्पष्टता नागरिकता के देने का साथ रास्ता कहता प्रशस्त हो रहा है। हूं। किसी को भी चिंता India has passed a new law. Citizenship Amendment Act CAA, urging the Supreme Court to dismiss the plea to see any has access to the affidavit that states that it does not encourage illegal migration, as it is a focused law on trans citizenship only to members of 6 specified communities who came on or before 31st December 2014. It also vehemently defended डिनायल एंड डेप्रिवेशन, सच्चर की सिफारिशें और अब अब्सेंट इन पॉलिटिक्स एंड पावर लिखने वाले महाराष्ट्र के पूर्व आईजीपी अब्दुल रहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपका थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से मुझे समय निकाल के दिया इंटरव्यू के लिए, तो थैंक यू सो मच इसका आपके लिए। इन्होंने सीए के आंदोलन के दौरान इस्तीफ़ा दिया था और ऐसा करने वाले वो भारत के एकमात्र आईपीएस ऑफिसर थे। तो इनके पूरे व्यक्तित्व के बारे में आज हम जानेंगे और ये समझने का कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे हालात बने कि ये आईपीएस बने और क्या ऐसे हालात बने कि इन्होंने पुलिस सर्विस से इस्तीफ़ा दे दिया। तो इसके बारे में, आपकी किताबों के बारे में हम लोग जानेंगे सर, पर इससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे आईपीएस ऑफिसर बनने की तरफ अग्रसर हुए, क्या ऐसी सिचुएशंस बनी कि आप आईपीएस ऑफिसर बने और क्या ऐसे हालात बने कि आपको इस्तीफ़ा देना पड़ा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बन रहे हैं। देखिए, मैं बिहार के पश्चिम चंपारण ज़िले के एक छोटे से गांव से आता हूं और मेरा ताल्लुक़ किसान परिवार से है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मैं फर्स्ट आया करता था अपने क्लास में। जब 10वीं की परीक्षा हुई, बोर्ड का परीक्षा हुआ, तो मेरा नाम बिहार के मेरिट लिस्ट में था। ऊपर के जो 10 स्टूडेंट हैं टॉपर, उनमें मेरा नाम था और मेरा नाम साइंस कॉलेज पटना में लिखा गया। वहाँ से मैंने +2 किया और वहीं मैंने जाना कि आईआईटी नाम का कोई इंस्टीट्यूशन होता है। आईआईटी का एग्ज़ाम मैंने दिया। आईआईटी कानपुर में मेरा दाखिला हुआ। 1995 में मैंने बीटेक की डिग्री हासिल की। बीटेक की पढ़ाई के दौरान और एक बिहार का बैकग्राउंड जहाँ पे सिविल सर्विसेज का एक अच्छा क्रेज़ है, सोशल प्रेस्टीज है और लोग काफ़ी इज्जत की नज़र से सिविल सर्विसेज को देखते हैं, तो इस चीज़ ने मुझे काफ़ी प्रेरित किया कि मैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दूँ। मैंने एग्ज़ाम दिया और पहले ही अटेम्प्ट में, पहले ही प्रयास में मैं सफल हो गया और मुझे आईपीएस मिला और महाराष्ट्र काडर मिला। महाराष्ट्र में मैंने काफ़ी जगहों पे काम किया। कई ज़िलों में एसपी रहा, डीआईजी रहा पुणे में, और फिर जब आईजी का प्रमोशन हुआ था और मैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के पद पर काम कर रहा था, उस वक्त सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया और मुझे लगा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये मानवता विरोधी है और ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है आर्टिकल 14, इसको वायलेट करता है। तो इसके प्रोटेस्ट में मैंने अपना त्यागपत्र दिया। शहर के बारे में फिर हम लौटते हैं कि आपके अभी शहर जो है चंपारण, बेतिया जो भी है, वो एक तरह से काफ़ी ऐतिहासिक रूप से भी बहुत चर्चित ज़िला है, मशहूर ज़िला है। तो आपके शहर से अभी आपका रिश्ता कैसा है? आपका आना जाना लगा रहता है कि नहीं? वहाँ पे क्या है? देखिए, आदमी की जो बचपन की यादें होती हैं वो ज़िंदगी भर याद आती हैं। तो मेरा स्कूल वहाँ पे है, मेरा हाई स्कूल वहाँ पे है, मेरे खेत खलिहान वहाँ पे हैं। जिन बगीचों में, जिन सड़कों पे मैं चला करता था वो सब वहाँ पे हैं और मैं उनको मिस करता हूँ। और लेकिन वहाँ से मेरा नाता टूटा नहीं है और हर 6 महीने में मैं एक बार जाता हूँ, इन सारे जगहों को भी देखता हूँ और जो मेरे जानने पहचानने वाले हैं उन सब से मैं मिलता हूँ। मैंने अपना नाता जो है अपने जगह से मैंने नहीं तोड़ा है।
आपकी पहली जो किताब आई थी डिनायल एंड डिप्रीवेशन, उसके पीछे की क्या स्टोरी है? क्या आपको ऐसी चीज़ हो रही थी देश में जिसने आपको प्रेरित किया कि हाँ, इस पर एक किताब लिखनी चाहिए? देखिए, सच्चर की रिपोर्ट आई थी 2006 में और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई थी 2007 में, और इन दो रिपोर्ट्स में मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हालात को बयान किया गया है कि इनकी हालात ठीक नहीं है। तो ये रिपोर्ट आने के बाद राष्ट्रीय स्तर पे काफ़ी चर्चा हुआ और जो कम्युनिटी के जो चिंताएं हैं, कंसर्न हैं, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी बहुत सारे कदम उठाए। लेकिन जब रिपोर्ट्स के आने के 10-12 साल बीत चुके थे और इसका कुछ असर नहीं दिख रहा था, तो मैंने डिनायल एंड डिप्रीवेशन लिखा कि सच्चर और रंगनाथ मिश्रा के 12-13 साल के बाद मुसलमानों की क्या परिस्थिति है। यानी रिपोर्ट आने के बाद और जो प्रोग्राम्स और स्कीम्स दो अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई थी, उनका कुछ इफ़ेक्ट हुआ है या नहीं। तो इसलिए मैंने ये किताब लिखी और मैंने पाया कि जो सच्चर की जो सिफारिशें जो थी, कुछ 76 रिकमेंडेशंस थे, सरकार ने उसमें से 72 को एक्सेप्ट किया, 3 को एक्सेप्ट नहीं किया, 1 को डेफर किया। लेकिन जो रिकमेंडेशंस थे वो पेपर पे लागू हुए हैं, यानी कागज़ों में ही तक वो सीमित हैं। ग्राउंड पे उनका कोई नतीजा नहीं दिखता है। और आज भी मुसलमानों की हालात जो 2006 में थी वही हालात 2019 में थी, और नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद 2014 के बाद तो उनका और ज़्यादा मार्जिनलाइजेशन हुआ है। एक तो जो सच्चर की सिफारिशें आपकी किताब है, उसमें आपने उनकी सारी रिकमेंडेशन को लिखा है और इस दौरान आने के बाद क्या क्या प्रभाव दिख रहे हैं हमारे समाज पे, उसको आपने बताया है। तो एक तो सरकारी स्तर पे होता है और एक कम्युनिटी के स्तर पे होता है। तो मुस्लिम कम्युनिटी से आप आते हैं, तो मुस्लिम लीडर्स भी हैं जो समाज को एक तरह से वॉच डॉग के रूप में काम करते हैं कि हमारा साथ समाज कहाँ पहुँचा, और एक सरकारी स्तर पे होता है। तो इन दोनों में कैसे मतलब किसकी ज़्यादा भागीदारी है, और इसमें क्या दोनों दोषी हैं कि आपके समाज की ऐसी हालत है? नहीं, देखिए, अगर मुसलमानों की हालात अगर ख़राब है तो सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं है। सरकार जिम्मेदार है बिल्कुल, लेकिन जो मुस्लिम जो लीडरशिप है वो भी जिम्मेदार है, और जो मुस्लिम जो कम्युनिटी है, समुदाय है, वो भी जिम्मेदार है कि उन लोगों ने तालीम पे तवज्जो नहीं दी, अपने हालात को नहीं समझा कि सरकारी महकमों में उनकी क्या भागीदारी है, और उनमें गरीबी कितनी है, बेरोज़गारी कितनी है, और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके उन्होंने अपना प्लानिंग नहीं किया, जिसकी वजह से आज उनके ये हालात हैं। एब्सेंट इन पावर एंड पॉलिटिक्स, ये आपकी लेटेस्ट किताब है। अभी 2 दिन पहले ही इसकी लॉन्चिंग हुई है। असदुद्दीन ओवैसी, अरफा खानम शेरवानी, ईटी मोहम्मद बशीर और आसाम से MP बदरुद्दीन अजमल, वो भी सब लोग साथ थे। काफ़ी समर्थन मिला आपके किताब को, काफ़ी क्राउड देखने को मिला आपके इवेंट में। तो अब एब्सेंट इन पॉलिटिक्स एंड पावर, ये किस बारे में किताब है, और क्या आप देश की जनता को, जो बहुसंख्यक जनता भी है हिंदू और अल्पसंख्यक जनता है मुसलमान, क्या आप इससे बताना चाहते हैं जनता को? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि मुसलमानों के जो सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल कंडीशंस वो ठीक नहीं है, और इनको दुरुस्त करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। दूसरी तरफ पहले भी मुसलमानों के खिलाफ हिंसाएं होती थी, यातनाएं होती थी, डिस्क्रिमिनेशन होता था, लेकिन 2014 के बाद इसमें कुछ और एडिशन आ गया है और इसको ओपनली किया जा रहा है। मॉब लिंचिंग जुड़ गया है, कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, जेनोसाइड के कॉल्स दिए जा रहे हैं। तो मैंने पाया कि ये सारी चीज़ें क्यों कंटिन्यू हो रही हैं। तो इसके पीछे कारण ये है कि हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनता है, और हमारी आवाज़ इसलिए नहीं सुनता है कि पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में हमारी भागीदारी नहीं है। तो इसी मौजू को ध्यान में रख करके मैंने ये किताब लिखी है कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन क्यों ज़रूरी है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, पार्लियामेंट, स्टेट असेंबलीज में उनका क्या रिप्रेजेंटेशन है, और किस पार्टी ने कितना उनको वोट दिया है, किस पार्टी ने कितना उनको धोखा दिया है,
और इस सिचुएशन से वो कैसे बाहर निकल सकते हैं। एक प्रैग्मेटिक वे में, एक सेकुलर वे में वो किस तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकलें, ये इस किताब में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। जी, तो इस जो आपने मुद्दे बताएं कि किस तरह से इन सारी चीज़ों से मुसलमान बाहर आ सकता है, इस हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब बन जाती है। हमारी जो भी जनता है जो ज़्यादातर हिंदी समझती बोलती है, तो इसका अनुवाद कब तक देखने को मिलेगा? देखिए, आपने देखा होगा कि प्रोग्राम के दौरान जो केरल के एमपी हैं और IUML के जनरल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं ET मोहम्मद बशीर साहब, उन्होंने अनाउंस किया कि इस किताब का अनुवाद जो है मलयालम में शुरू हो चुका है और मराठी में भी मैं इसको शुरू करूंगा और हिंदी और उर्दू में भी मैं इसको लेकर के आऊँगा। कुछ दिनों के बाद मैं इसका प्रोसेस शुरू करने वाला हूँ। आपने ये बताया कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद मुसलमानों का कुछ ज़्यादा ही डिप्रीवेशन हुआ है, तो वो आप कुछ ऐसे फैक्ट्स बता सकते हैं कि जिससे ऐसा लगे कि हाँ, ये सिस्टेमिक किया गया है? देखिए, 2006 से लेकर के 2006 में जब सच्चर रिपोर्ट आई, मनमोहन सिंह की सरकार थी और उन्होंने काफ़ी गंभीरता के साथ और सच्चाई के साथ कुछ स्कीम्स लेकर के आए। रिपोर्ट तो मुसलमानों के बारे में थी, लेकिन जो स्कीम्स लाए गए वो सारे अल्पसंख्यकों के लिए लाया गया। तो बहरहाल हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उसका असर देखने को नहीं मिला। लेकिन 2014 के बाद, खास करके जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो उनका बैकवर्डनेस बढ़ा है, मार्जिनलाइजेशन बढ़ा है, उनके खिलाफ हिंसाएं हो रही हैं। अब आप सबूत के तौर पे मांग रहे हैं, तो जो स्कीम्स चालू किए गए थे 2006 से लेकर 2014 के बीच में, उन स्कीम्स को बंद किया जा रहा है। जैसे आपने पहले देखा कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को बंद कर दिया गया। मौलाना आज़ाद नेशनल जो एक स्कॉलरशिप है, मौलाना आज़ाद मुस्लिम स्कॉलरशिप नहीं, मौलाना आज़ाद फेलोशिप, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप जो है उसको बंद कर दिया गया है। उसके बाद जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए बजट जो आता था उसमें उसको कम किया गया है। मुसलमान रिज़र्वेशन के लिए काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे थे, उस डिमांड को होल्ड पे रखा गया है। उसके बाद वक्फ के बारे में बहुत सारे पेशरफ्त हुआ था, कुछ इनिशिएटिव्स लाए गए थे, वो सारी चीज़ें बंद कर दी गई हैं। उसके बाद से इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए डाइवर्सिटी इंडेक्स तैयार करना और इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन का जो मसौदा तैयार है, इस सरकार ने उस पर कुछ भी काम नहीं किया। यानी एक तरह से देखा जाए तो जो स्कीमें ऑलरेडी चल रही थी उनको बंद किया गया है और जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो बजट जो मुख्तस किया गया था उनके लिए ये रखा गया था, ईयर मार्क किया गया था, उसमें कमी आई है। और हिंसा उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा हो रही है, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो, जेनोसाइड के कॉल्स हों और बात पे आइडेंटिटी के इश्यूज़ पे उनको हिंसा का सामना करना पड़ता है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि पावर में बैठे हुए चाहे PM हो, HM हो या किसी राज्य का CM हो, इन हिंसाओं के खिलाफ नहीं बोलता है कि भाई ये गलत है, समाज के लिए, देश के लिए, कानून व्यवस्था के लिए गलत है और ये नहीं होनी चाहिए। और जो अपराधी इसमें शामिल हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हों, हम उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, इस तरह का बयान कहीं से नहीं आता है। तो मुसलमान जो है बहुत अपने को बेसहारा, असहाय महसूस करता है। इस दक्षिणपंथी सरकार इसे कहा जाता है, इसके बहुत सारे नेता ऐसे बयान देते हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और जाहिर है आबादी जब बढ़ रही है, हर समाज की बढ़ रही है, हर धर्म के लोगों की आबादी बढ़ रही है, ऐसे ही हम लोग नहीं नंबर 1 पे आ गए हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया एक नामचीन यूनिवर्सिटी है इस देश की और पूरे दुनिया में इसका एक नाम है, एलुमिनाई पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। इसका बजट आधा कर दिया गया है, आपने खबर सुनी होगी तो पता होगा, आधा कर दिया गया है। तो क्या है, यूनिवर्सिटी लड़के आ नहीं रहे हैं या फिर क्यों आधा कर दिया गया है?
नहीं, देखिए, आप देखिएगा तो ये जो सरकार है, भाजपा की सरकार, ज़्यादा इधर उधर की बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये आइडियोलॉजिकली ये मुस्लिम एम्पावरमेंट के ख़िलाफ़ है। ये नहीं चाहते हैं कि मुसलमान पढ़ें, आगे बढ़ें, सरकारी नौकरी हासिल करें या अच्छे पदों पर जाएं। ये उनको पूरी तरह से मार्जिनलाइज करना चाहते हैं, जो देश के लिए ठीक नहीं है। हमारे जो वतन है इसके लिए ठीक नहीं है, और नेशनल लेवल पे अगर हम सुपर पावर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी आबादी 14.2% है। और अगर मुसलमानों के हालात को बेहतर बनाया गया तो यहाँ के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ के विकास में अपना योगदान देंगे, और अल्टीमेटली देश आगे बढ़ेगा। और जब भी देश कोई महान बनता है तो एक आदमी के प्रयास से नहीं बढ़ता, सभी का उसमें प्रयास शामिल होना चाहिए, सबकी उसमें भागीदारी होनी चाहिए, सब खुश रहें, तब जाकर के देश बनता है। एक आदमी के प्रयास से कभी देश आगे नहीं बढ़ता है। और अगर देश में शांति नहीं होगी, सद्भाव नहीं होगा, भाईचारा नहीं होगा, तो देश खुशहाली के राह पे नहीं रहेगा। और आज जिस तरह के जो माहौल नरेंद्र मोदी की सरकार में जो दिख रहे हैं वो बेहद घातक हैं और ठीक नहीं है। नए संसद को शुरू किया गया है और नया संसद शुरू होते ही उसमें एक बिल को पारित किया गया है जो कि महिलाओं के राजनीति में आरक्षण के बारे में है। तो आपका क्या इस पर मत है? देखिए, मैंने किताब में भी वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में लिखा है, और ये मानना है मेरा कि जेंडर जस्टिस के साथ साथ सोशल जस्टिस भी होना चाहिए। और जब से ये बिल आया है तब से जो सोशल जस्टिस के जो लीडर्स हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी हैं, शरद यादव जी मरहूम, मुलायम सिंह यादव हैं, और रामविलास पासवान, ये अब तीनों स्वर्गवासी हैं। इन सब लोगों ने ये मांग की थी कि जेंडर जस्टिस ज़रूरी है, महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होनी चाहिए, लेकिन उसमें भाई जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटीज़, उनकी महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन हो, यानी उसी रिजर्वेशन में अलग से नहीं, जो 33% सीटें महिलाओं को दी जा रही हैं उसमें इनके लिए भी सीटें रिजर्व हों। लेकिन चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, पहले कांग्रेस की सरकार नहीं मानती थी, अब जो है ये सरकार उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। तो इसका नतीजा ये होगा, अगर इसमें सोशल जस्टिस के कंपोनेंट को नहीं जोड़ा गया तो जो एलीट महिलाएं हैं, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो ज़्यादा अमीर महिलाएं हैं, और जो अपर कास्ट की महिलाएं हैं, यानी चाहे वो किसी भी मज़हब में हो, जो अपर कास्ट की महिलाएं, एलीट महिलाएं हैं, वो चुन करके आएंगी। और जो गरीब महिलाएं हैं, जो पिछड़ी हुई महिलाएं हैं, जो दलित ओबीसी की महिलाएं हैं, जो गाँव में रहती हैं, उनकी इसमें भागीदारी नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि इसको करेक्ट करना बेहद ज़रूरी है। तो एक ऐसा चित्र तैयार किया जा रहा है कि बाकी जो लोग हैं विमेन रिजर्वेशन बिल के ख़िलाफ़ है। नहीं, बिल्कुल हम खिलाफ़ नहीं हैं, वुमेन रिजर्वेशन बिल आनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर सोशल जस्टिस का कंपोनेंट जोड़ा जाना बेहद ज़रूरी है। और मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि, और बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि क्या अब्दुर्रहमान अब पॉलिटिक्स ज्वाइन करने जा रहे हैं? देखिए, जॉब छोड़ने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास हैं कि मैं कोई अपना काम करूं, या मैं कोई कॉरपोरेट प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन कर लूं, या मैं पॉलिटिक्स में आऊं। लेकिन मेरा मानना है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज़ की टू ऑल एम्पावरमेंट, और ये ऑप्शंस मेरे पास है। और मैंने इतनी जो बातें आपसे की हैं, आपको लगा होगा कि मेरा जो कंसर्न है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, वो दलितों के लिए भी है, वो मार्जिनलाइज्ड के लिए भी है, जो पुअर हैं उनके लिए भी है, जो गरीब हैं उनके लिए भी है, और मैं अब इनके लिए काम करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच अब्दुर्रहमान साहब, हमसे बात करने के लिए आपने अपना समय निकाला, हमसे बात किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।